नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अगम जैन के हिंदी सामाजिक उपन्यास कभी गांव कभी कॉलेज पर। जी। हमारे पास इसका एक अच्छा खासा सारांश है, तो कोशिश करेंगे कि इसके जरिए उपन्यास के जो मुख्य विचार हैं, किरदार हैं और समाज पर जो टिप्पणियां हैं उन्हें समझें। हाँ, और ये किताब हिंदी युग ने छापी है, लगभग 160 पन्नों की है। तो सारांश से एक ठीक-ठाक अंदाजा लग जाएगा कि कहानी किस दिशा में जाती है। बिल्कुल, और नाम ही देखें, कभी गांव कभी कॉलेज। ये दो दुनिया, इनका टकराव, इनका मिलना, मुझे लगता है ये समझना काफी दिलचस्प होगा। हाँ, ये मेलजोल अपने आप में कई परतें खोलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सारांश के शुरू में ही लिखा है कि लेखक ने गांव और कॉलेज के जीवन को, उनके माहौल, संघर्ष, उम्मीदें, इन सब को बड़ी बारीकी से और हल्के फुल्के अंदाज में दिखाया है। कहीं कहीं व्यंग भी है। और जो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वो ये कि कहानी की जड़ें गांव में हैं। अच्छा। एक ऐसी जगह जहाँ बदलाव आ तो रहा है, लेकिन धीरे-धीरे। शिक्षा की बात हो रही है, नए विचार आ रहे हैं, पर सब धीमी गति से। गांव के लोग कॉलेज की व्यवस्था, फीस, उसके प्रचार के तरीके, इन सब नई चीजों से जैसे पहली बार मिल रहे हैं। उनके लिए बिल्कुल नया है। हाँ, एकदम। लेकिन साथ ही वो अपनी रोजमर्रा की जो बुनियादी मुश्किलें हैं, पानी, बिजली, कम संसाधन, उनसे भी लगातार जूझ रहे हैं। तो ये एक दोहरापन सा है कहानी में। हाँ, मतलब एक तरफ कॉलेज का वो थोड़ा चमक दमक वाला सपना, जी, और दूसरी तरफ गांव की जमीनी हकीकत। बिल्कुल अलग। और इसी माहौल से एक बहुत ही, क्या कहेंगे, यादगार किरदार निकलता है, चिलौंटा जी। सारांश में इनका जिक्र काफी है। हाँ, चिलौंटा जी। गांव में डिस्पेंसर नहीं, शायद किराने की दुकान चलाते हैं, पर असल काम है कॉलेज के लिए एडमिशन और प्रचार करना। जी। और उनका एक कथन है, शिक्षा में पैसा होना जरूरी है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, पर क्या ये आज की सच्चाई पर एक सीधी टिप्पणी नहीं? टिप्पणी से भी ज्यादा ये शायद उस कड़वी हकीकत की तरफ इशारा है, जिसे हम शिक्षा का व्यावसायीकरण कहते हैं। हाँ, मतलब एजुकेशन का बिजनेस बन जाना। बिल्कुल। जहां पैसे की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। चिलौंटा जी का किरदार इस लिहाज से बहुत जरूरी है। वो एक तरह से गांव और कॉलेज के बीच पुल का काम कर रहे हैं। कॉलेज का दरवाजा खोलने वाले, जैसा सारांश में लिखा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये दरवाजा सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं खुल रहा। इसमें पैसा, लेन देन, ये सब भी शामिल है। ये पात्र दिखाता है कि शिक्षा तक पहुंचना कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सही बात है। ये सिर्फ मेरिट या इच्छा का सवाल नहीं है। किसके पास कितने साधन हैं, कौन सिस्टम को जानता है, कौन जुगाड़ लगा सकता है, ये सब बातें मायने रखती हैं। चिलौंटा जी इसी प्रक्रिया का एक चेहरा है, पर उस व्यवस्था का प्रतीक भी, जहां शिक्षा खरीदी बेची जा सकती है। तो वो सिर्फ एक एजेंट नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम का एक चलता फिरता उदाहरण है। सही कहा। और जब छात्र इस दरवाजे से अंदर आते हैं कॉलेज में, तो वो भी सब एक जैसे नहीं होते। सारांश में बताया गया है कि विवेक, विनय, सुरभि, चैन सिंह, कई छात्र हैं। हाँ, अलग अलग पृष्ठभूमि से। बिल्कुल। सबके परिवार, गांव, सपने सब अलग। कोई आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, बड़े सपने। हाँ, तो कोई अपने गांव का सरपंच। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए बस एक ठीक ठाक नौकरी मिल जाए, शादी से पहले प्लेसमेंट हो जाए, वही काफी है। और यहीं पर वो अफसरों की असमानता वाली बात सामने आती है। लेखक ये दिखाते हैं कि कॉलेज पहुंच जाना ही सब कुछ नहीं है। हर छात्र की अपनी एक अलग लड़ाई है, और उसका नतीजा सिर्फ मेहनत पर तय नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, परिवार के पास कितने संसाधन हैं, किस्मत कैसी है, मौके कैसे मिलते हैं, ये सब मिलकर तय करता है कि वो कहाँ तक पहुंचेंगे। तो क्या वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, वो असल में है ही नहीं? देखिए, उपन्यास तो यही सवाल उठाता है। क्या एक मजदूर का बेटा और एक जमींदार का बेटा एक ही जगह से दौड़ शुरू करते हैं? शायद नहीं। उपन्यास इसी तरफ इशारा करता है कि इस फील्ड में भी अनदेखे उतार चढ़ाव हैं। ये सोचने वाली बात है। मतलब कॉलेज एक ऐसी जगह बन जाता है जहां अलग अलग तबकों के युवा आते तो हैं, पर शायद उनके रास्ते पहले से ही थोड़े अलग होते हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और तनाव है, कॉलेज में गांव या गांव में कॉलेज। ये क्या है, पहचान का द्वंद्व? हाँ, ये पहचान का एक गहरा द्वंद्व है। क्या वो छात्र हैं जो गांव से अपनी पहचान लेकर कॉलेज आए हैं, या कॉलेज ही अपनी चमक दमक और जटिलताओं के साथ गांव में पहुंच गया है? अच्छा। कुछ किरदार हैं जो अपनी जड़ों से, अपनी बोली रिवाजों से जुड़े रहना चाहते हैं, गर्व करते हैं उस पर। और कुछ शायद उसे छोड़ना चाहते होंगे। हाँ, बिल्कुल। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो गांव की पहचान को पिछड़ापन मानकर पूरी तरह शहरी या मॉडर्न बनना चाहते हैं, और कुछ बीच में फंस जाते हैं, ना इधर के ना उधर के। हाँ, ये सिर्फ कपड़े या भाषा का फर्क नहीं है,
ये सोच का, मूल्यों का, दुनिया देखने के नजरिए का टकराव है। गांव की सादगी बनाम कॉलेज की भागदौड़, प्रतिस्पर्धा। और अवसरों की चमक, चाहे वो दिखावटी ही क्यों न हो। बिल्कुल, इस तनाव को उपन्यास ने काफी अच्छे से पकड़ा है। तो ये पहचान का संकट सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि शायद समाज में जो बड़ा बदलाव चल रहा है उसका एक आईना है। सही कहा, पारंपरिक जीवन और आधुनिक आकांक्षाओं के बीच की कश्मकश। और ये कश्मकश लोगों के आपसी रिश्तों में भी दिखती होगी। सारांश में सुरभि और विवेक की प्रेम कहानी का जिक्र है। हाँ, उनकी कहानी खास है। वो दिखाती है कि कैसे दो लोगों की निजी भावनाएं भी सामाजिक दबावों और खासकर आर्थिक मजबूरियों के सामने छोटी पड़ जाती हैं। क्या उनका प्यार इन मुश्किलों से जीत पाएगा, ये सवाल उठता है। बिल्कुल, और यही व्यक्तिगत कहानियां इन बड़े बड़े सामाजिक मुद्दों को एक मानवीय चेहरा देती हैं। हाँ, नहीं तो ये सब बातें बड़ी एब्स्ट्रैक्ट लगती हैं। सही। जब हम सुरभि और विवेक के बारे में पढ़ते हैं, उनकी उम्मीदें, उनकी मुश्किलें, तो हम सिर्फ सामाजिक दबाव या आर्थिक असमानता के बारे में नहीं सोचते। हम दो इंसानों के संघर्ष को महसूस करते हैं। दोस्ती, धोखा, मोहभंग, ये सब भावनाएं भी होंगी कहानी में। हाँ बिल्कुल, दोस्ती, विश्वासघात, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां, गम, ये सब मिलकर कहानी को गहराई देते हैं। ये दिखाते हैं कि ये बड़ी बड़ी सामाजिक संरचनाएं आम लोगों की जिंदगी को, उनके रिश्तों को कैसे रोजमर्रा में प्रभावित करती हैं। तो सुरभि और विवेक की कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि शायद उस दौर के कई युवाओं की कहानी बन जाती है। हाँ, एक तरह से प्रतीक बन जाती है। तो उपन्यास सिर्फ सिस्टम पर सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के एहसास, उनके संघर्षों को भी सामने ला रहा है। जी। और कहानी का अंत कैसा है? क्या कोई समाधान मिलता है? सारांश तो कहता है कि कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। हाँ, सारांश के मुताबिक कहानी कोई बना बनाया आसान जवाब नहीं देती, बल्कि कुछ जरूरी सवाल हमारे मन में छोड़ जाती है। या प्यार, दोस्ती या दुश्मनी, क्या सपने पूरे होंगे या टूट जाएंगे? अच्छा, तो अंत खुला छोड़ा गया है। हाँ, ऐसा लगता है, जानबूझकर, ताकि पाठक खुद सोचे। उपन्यास इस पर सोचने को मजबूर करता है कि हमारे समाज में शिक्षा, पैसा, अवसर, इनका बंटवारा इतना असमान क्यों है? क्यों कुछ के लिए रास्ते आसान है और बाकियों के लिए इतने मुश्किल? बिल्कुल, लेकिन ये पूरी तरह निराशावादी भी नहीं है। ये विवेक जैसे एक साधारण गांव के लड़के की बड़े सपने देखने की हिम्मत को भी सलाम करता है। तो उम्मीद की एक किरण भी है। हाँ, एक उम्मीद की किरण तो है कि शायद बदलाव मुमकिन है, चाहे रास्ता मुश्किल ही क्यों ना हो। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो ये उपन्यास, जैसा सारांश से पता चलता है, गांव और कॉलेज के बीच के उस उलझे हुए रिश्ते को दिखाता है। जी। और इसके जरिए वो हमारे समाज के कई अंदरूनी विरोधाभासों पर रोशनी डालता है। परंपरा और आधुनिकता का टकराव, शिक्षा का बदलता हुआ रूप, युवाओं की उम्मीदें और उनके सामने जो व्यवस्था की बाधाएं हैं। हाँ, संक्षेप में कहें तो ये कहानी व्यक्तिगत सपनों और सामाजिक आर्थिक हकीकतों के बीच की जो कश्मकश है, उसे उजागर करती है। चिलोंटा जी जैसा किरदार जो सिस्टम की जुगाड़ का प्रतीक है, या सुरभि और विवेक की वो छू जाने वाली प्रेम कहानी, ये सब मिलकर कहानी को यादगार बनाते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक तरह का सामाजिक दस्तावेज भी है जो अपने समय और समाज का एक अक्स पेश करता है। तो इसका आज के समय में क्या मतलब है? ये विश्लेषण हमें क्या दिखाता है? देखिए, ये हमें भारत के खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों के आज के सामाजिक माहौल की एक झलक देता है। आज के युवा किन चुनौतियों से गुजर रहे हैं, उनके सपने क्या हैं? हाँ, और कैसे तमाम मुश्किलों के बाद भी उनमें आगे बढ़ने की एक ललक है, एक इच्छा है। ये उपन्यास उन आवाजों को सामने लाता है जो अक्सर पीछे रह जाती हैं। सही कहा। और जो सबसे बड़ी बात शायद समझ में आती है, वो ये है कि शिक्षा और अवसर कितने भी जरूरी हों, वो समाज की और आर्थिक हकीकतों से अलग नहीं हो सकते। सपने देखना एक बात है, और उन सपनों को पूरा करने का रास्ता कितना आसान या मुश्किल होगा, ये बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि आप समाज की किस सीढ़ी पर खड़े हैं। ये उपन्यास इस सच्चाई को बिना लाग लपेट के दिखाता है। ये वाकई बहुत गहरी बात है। ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमें अपने आसपास की दुनिया को और ध्यान से देखने के लिए कहता है। बिल्कुल। और इसी सोच को अगर थोड़ा और आगे ले जाएं, तो एक आखिरी सवाल मन में आता है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। जरूर। हमने देखा कि उपन्यास में छात्रों के सपने कितने अलग अलग हैं। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई सरपंच, कोई बस प्लेसमेंट। हाँ, बहुत विविधता है। तो इन अलग अलग सपनों को देखते हुए ये सोचना दिलचस्प है कि इस उपन्यास के संदर्भ में और शायद हमारे अपने समाज में भी सफलता या कामयाबी का असली मतलब क्या है। अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ कोई ऊंचा पद पा लेना है, या ज्यादा पैसा कमा लेना है, या इसके कुछ और भी मायने हो सकते हैं?
और इससे भी जुड़ी बात, शिक्षा के अलावा हमारी जो सामाजिक संरचनाएं हैं, जाति, वर्ग, लिंग, वो सफलता की इस परिभाषा को और उस तक पहुंचने के रास्ते को कैसे तय करती हैं? ये बहुत अहम सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद इस उपन्यास को पढ़ने के बाद भी हमारे साथ रहेगा, सोचने के लिए।